माननीय सदस्य, मैं आई विल नेम यू। मैं सदस्य ना फिर बाहर आई विल नेम यू। माननीय सदस्य, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे, चुपचाप सुने या फिर बाहर निकल जाए। आपका हो गया भैया। मैं अपील करूंगा कि आपका अपना प्रोटेस्ट हो गया, कृपा करके आप जाके समझ बैठ। आपकी भावना हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? ओके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बेटे नहीं बोलेंगे। सबसे पहले मैं माननीय सदन के पक्ष विपक्ष के तमाम साथियों का आभारी हूँ जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए। अभी मैं देख रहा था उस दिन राज्यपाल महोदय को अनावश्यक तौर से जो राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ना चाहते थे उसको पढ़ने नहीं दिया गया। कोई मुद्दा नहीं था। और मैंने देखा उस दिन कि एक खाली कैलाश मेघवाल जो माननीय सदस्य वो और एक सतीश पूनियारी जो इनके अध्यक्ष थे वो अकेले खड़े रहे और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबको गुमराह करके यहाँ लाए बैल के अंदर और यहाँ पर उनके अभिभाषण को बोलने नहीं दिया गया। इसकी मैं निंदा करता हूँ, और निंदा करता हूँ। उसका कारण है, अध्यक्ष महोदय का कारण भी है। 4 साल की उपलब्धि हमारी जो है वो देश राजस्थान के इतिहास में दर्ज हो गई है। 4 साल की उपलब्धि। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, मुझे बहुत दुख है कि वैसे तो उनका पूरा ही भाषण भावनाओं से भरा हुआ झूठ का पुलिंदा था, कोई दम नहीं था। अभी मैं कहना चाहूँगा, अभी आपने खुद ने कहा, मैं आपके हर पॉइंट को मैं चाहूँगा, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष है, आपका सम्मान है डेमोक्रेसी के अंदर, आपके एक एक बिंदु का मैं असेंबली समाप्त होते ही एक एक बिंदु का मैं जवाब बना करके आपको भेजूंगा और उसकी कॉपी तमाम सदस्यों को भेजूंगा, प्रतिपक्ष और नेताओं को। तब आप पूरी तरह एक्सपोज होंगे। खाली भावनाओं में बह करके ताली बजवाना एक बात है, भावना में बह के ताली बजवाना एक बात है। आपको आंकड़ों की जानकारी नहीं, आपको भारत सरकार की योजना का उसकी कि हमारे जो है हिंदुस्तान के अंदर तमाम जाति धर्म वर्गों को साथ लेके प्रधानमंत्री चल रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट चल रही है। इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता है। हमारा मुद्दा ये है, हमारी पार्टी का, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो अभियान क्या है, ये तो है कि देश में शांति भाईचारा प्यार मोहब्बत रहे। ये तो हमारी सोच है। हमारी सोच है देश में बंटवारा की तरह की भावना नहीं बने, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन सब एक रहे। मुझे इसका जवाब देंगे नेता प्रतिपक्ष, एक भी मेंबर मुस्लिम ना लोकसभा के अंदर है बीजेपी का, ना राज्यसभा के अंदर है, ना यूपी के अंदर है। किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं आप लोग? किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? आपकी डेमोक्रेसी सोच है एक धर्म इतना बड़ा धर्म 20% आबादी जिसकी हो, आपकी पार्टी ने एक टिकट नहीं दिया, ना लोकसभा में, ना यूपी के अंदर, ना ने दिया राज्यसभा के अंदर। किस मुँह से बात करते हैं? हम सबके साथ लेकर चलने वाली बात करते हैं। इसकी बनेगी सरकार की, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, सबके लिए बनती है, सबके लिए बनती है। आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी तो आपके कोई चुनाव आ रहे हैं, आप सबको अपने नंबर बढ़ा रहे हैं हाईकमान के सामने। आप पिछले 2 साल के हो चुके हैं और 75 के बाद में आपकी पार्टी सोचती है कि वो शिफ्ट कर देती है। तो आपकी आज जो मैं भाषण सुन रहा था, मुझे लगा कि आप मोदी जी को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो। कोई दम नहीं आपके भाषण के अंदर। किस रूप में आप बोल रहे थे? किस रूप में बोल रहे थे? आप बात करते हो आयुष्मान भारत की बात करते हो। आपको मालूम है कैप लगी हुई इसके अंदर? आपको मालूम है खाली 19% लोगों को राजस्थान के अंदर उसकी हम स्कीम लेके आए। अगर या आपकी भामाशाह योजना थी, ताली बजवा दी आपने। हिंदुस्तान में सबसे पहला काम हमने किया, क्या किया? 19% लोगों को आप दे रहे थे
बीमा खाली 19% लोगों को दे रहे थे। आपको मालूम आयुष्मान भामाशाह के अंदर और इसमें चीनी योजनाओं कितना बड़ा फर्क है। आज 90% कवरेज किया राजस्थान के अंदर पिछली योजना ने। हिंदुस्तान भर में चर्चा हो रही है राजस्थान की, हिंदुस्तान भर चर्चा हो रही है, हमारे नवाचार की चर्चा हो रही है, चाहे वो चीनी योजना हो, चाहे OPS हो, उड़ान योजना हो, शहरी रोजगार योजना हो, शहरी खाद्यान्न इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, कितनी योजना मैं गिनूँ आपको। और कितना लोगों को रिलीफ मिला है, राजस्थान गवाह है उस बात का। आप हर स्कीम की उसका आप बिना समझे हुए कि कितना 19% किसे कहते हैं, उसमें कैप है। इंश्योरेंस कंपनी को 1065 रुपये देने का कैप है, उसके अंदर भी हम दे रहे हैं 70 रुपये दे रहे प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। किसकी बात आप करते हो, आप कंपेयर करना चाहते हो। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप इतना आपने खूब देख लिया, 4 साल निकाल दिया आपने, क्या निभाई उपयोगी भूमिका आपने, जन आक्रोश रैली निकाली आपने। मैं पूछना चाहूँगा आपको, जन आक्रोश योजना निकाली, यात्रा निकाली, कहीं आपको जन दिखा, कहीं आपको आक्रोश दिखा कहीं आपको? आपकी धज्जियाँ उड़ गई, आपकी धज्जियाँ उड़ गई ना। अच्छा बैठो नहीं प्लीज ना, बैठो नहीं बोलेंगे ना, ना जन था ना आक्रोश था, ना जन था ना आक्रोश था। पूछ रहे थे आक्रोश किस बात का है, ये तो बताओ। हम तो संतुष्ट हैं, एक के बाद एक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर शानदार पानी की योजना है, बिजली की योजना बन रही है, सड़कें शानदार बन रही है, घर के पेंशन मिल रही, 1 करोड़ लोगों को पेंशन हम दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को। सोशल सिक्योरिटी हमारी थीम के अंदर है। आप बात करते हो, किसान खुश है, अलग बजट पेश किया उनके लिए, अलग बजट पेश किया। कितने राज्यों ने किया देश के अंदर, डबल कर दिया हमने, उनका एलोकेशन डबल कर दिया। आप कह रहे थे अभी 833 रुपये दिए वसुंधरा जी ने, आप बड़े गिना रहे थे। अरे 833 रुपये दिए क्या, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 4 दिन पहले, बैक डेट के अंदर वो भी कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, 4 दिन पहले पेट लगा करके बैक डेट के अंदर 833 रुपये घोषणा कर दी, बिना बजट के कर दी गई। हमारी सरकार आई, बाकायदा हमने साल में लगाया होगा, बजट में प्रोविजन किया, 1000 रुपये दिए प्रति किसान। आज 9 लाख किसानों को लगभग जो है जीरो बिल आ रहा है, जीरो बिल आ रहा है। किसकी बात करते हैं, पूरे सदन के मालूम है किस प्रकार से किया। वो भुगतान भी हम लोग कर रहे हैं, कर्जा माफ हमने किया 22 लाख किसानों का, 14,000 रुपये हमारे उस पर खर्च हुए, 6,000 आपका था उसके अंदर, आपने 50,000 तक किया। बाद में कल घोषणा करी, हमारे ऊपर डाल दिया, हमें वो भी मंजूर किया। आपने भी कहा राष्ट्रीयकृत बैंकों का, ठीक है, हमने लिखा उसके अंदर, हम आज भी उस पर काम है। आप अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ अरबों रुपये माफ़ कर सकते हो, NPA कर सकते हो, वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हो, तो क्या कारण है कि राजस्थान के अंदर उन किसानों का जिनसे हमने वादा किया है, आप उनका वन टाइम सेटलमेंट करवा दीजिए, किसान का हिस्सा आएगा वो हम भरेंगे। आज भी हम इसी को है। आपका आधा 35 मिनट का भाषण तो खाली शिक्षा भी था, नेचुरल भी है, आप टीचर रहे हैं, सामान्य टीचर रहे, आपका उस पर अनुभव भी अपना है, हम चाहेंगे आपका अनुभव का लाभ लें। पर जिस प्रकार से आपने 35 मिनट उसमें जाया किए, उसकी जरूरत नहीं थी। रात और दिन का फ़र्क है, चाहे इंग्लिश स्कूल खोलने की बात हो, चाहे भर्ती करने की बात हो। आप तो इतना अनुभव ही है, मुझे बता दीजिए किस सरकार में 3.5 लाख के लगभग नौकरी लग रही हो। हमने 1,70,000 नौकरी दे दी, 1,25,000 नौकरियाँ प्रोसेस के अंदर है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, और 1 लाख को हमने घोषणा कर रखी है। तो मुझे बता दीजिए, आप जो आंकड़े दे रहे हो, इतने खाली, इतने खाली, इतने खाली, आपके पद में खाली नहीं दे रहे थे क्या? खाली हमेशा रहते हैं, बढ़ने की प्रक्रिया होती है। आपने खुद ने स्वीकार किया
हमने ट्रांसपोर्ट फ्री किया, खाली ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं किया, हम लोगों ने बाकायदा जिला कलेक्टरों को कह कर के, जिसको आपने भी हिंट दिया था कि जनता ने साथ दिया, मैं मानता हूँ, हमने खुद ने तय किया खाली रोडवेज में नहीं, प्राइवेट बसों के भी हम देंगे। करीब 26 लाख हमारे अभ्यर्थी थे, 26 लाख अभ्यर्थी थे। कहाँ रुकेंगे रात को, कहाँ खाना खाएंगे, हमने व्यवस्था करी कलेक्टरों क्या करके। आप लोगों ने उसमें सेव किया होगा, सबने खाना भी मिला उनको, रहने की व्यवस्था भी करी। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक तो वैसे हर राज्य में हो रहे हैं, वो अलग बात है। आप कहेंगे कि वहाँ हो रहे थे, होना जरूरी है क्या? मैं मानता हूँ आपकी बात को, पर मैं कहना चाहूँगा आपको, पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक तो हो रहे हैं गुजरात में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सब जगह हुए। और आपके वक्त में 13 बार पेपर लीक हुए। हमने पहला राज्य राजस्थान है जिसने हमने उन लोगों को जेल के सिकने में बंद किया है, वो राजस्थान राज्य है। हमने उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। हमने इसी असेंबली के अंदर कानून पास किया है। हमने बरकरार किया नौकरियों से, किस राज्य ने किया बता दीजिए आप। आपके वक्त में तो आपको शायद मालूम हो, गृहमंत्री थे आप, 80 लोग आपके सब इंस्पेक्टर के अंदर, पेपर आउट हो गया, नौकरी में चले गए। बताइए आप, नौकरी में चले गए, उस पर भी प्रेस कटिंग मेरे पास में 14 की है। 80 लोग चले गए नौकरी के अंदर, फर्जी पेपर आउट होने के बाद में पढ़ करके। राज्यसभा के धरने में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहूँगा, ये मुद्दा ऐसा है जो पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती है। ये मुद्दा ऐसा है, राष्ट्रव्यापी समस्या है, कैसे हम इसको हल करें। हम जो सुझाव आप देंगे हम मानेंगे उसको। हम चाहेंगे अभ्यर्थी का भविष्य पढ़ता है, कोचिंग करता है, पैसा खर्च होता है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पर जिस प्रकार से पेपर आउट हो रहे हैं, सरकार की तरफ से, एसओजी की तरफ से कोई कमी रही हो, उसकी आप हमें बताएं, हम उसको दूर करेंगे। इतना बड़ा इश्यू है। आज ऐसा वक्त बदल गया कि हमारे कुछ साथी तो बेरोजगारों को लेकर के आंदोलन करने लग जाते हैं, नौकरी देने के लिए भड़काते हैं। वो कब पढ़ाई करेंगे? सड़कों पे अगर आएंगे वो लोग तो पढ़ाई कब करेंगे? वो लोग बच्चे कब पढ़ाई करेंगे? बच्चों को तो कोई नेता मिलना चाहिए, वो शुरू हो जाते हैं। ये स्थिति राजस्थान बनी है। नेता हमारे राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट लेके बैठे हुए हैं धरने में लोगों को। क्या तुक है? सरकार ने कोई कमी रखी है? सीबीआई क्या कर लेगी जांच करके? सीबीआई ने कोई जांच पहले भी की है क्या? कितने राज्यों में सीबीआई जांच दी गई है? और तो और यूपी के अंदर तो जो एजेंसी ने मना कर दिया कि हम तो पेपर हाथ नहीं लगाएंगे, पेपर लेंगे ही नहीं, हम तो एग्जाम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पे पक्ष विपक्ष सब मिलकर के तय करे कैसे हमें चाहे कमेटी बनाना पड़े। अध्यक्ष महोदय, आपकी भी इच्छा थी कमेटी बने, कुछ भी बने, हमें मंजूर है, पर किसी भी कीमत पर पेपर आउट नहीं होने चाहिए। ये हमारा सुनिश्चित दृढ़ निश्चय है। उसको हम चाहेंगे कि हम उसको आपको बताएं कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, इसमें हम आप सबका सहयोग चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के कामों से इतने बौखलाए हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष भी और तमाम साथी, क्योंकि इनकी लगातार जो परफॉर्मेंस है स्टेट गवर्नमेंट की, वो तारीफ काबिल है। कोरोना के बावजूद भी आपने कोरोना की तारीफ नहीं करी। अरे केरला के अंदर तो हम हिंदुस्तान में नंबर 1 है कोरोना के मैनेजमेंट के अंदर। हमें आप सबका सहयोग मिला, उसके अंदर धर्मगुरुओं का मिला, आम जनता का मिला। आपको याद है, मैंने 200 मेंबर पार्लियामेंट से बात करी थी उस वक्त। मुझे गर्व है, सबने साथ दिया। परफॉर्मेंस बीट वाला मॉडल पूरे देश दुनिया में चला गया। वह क्या हुआ उसके बाद में? उसके लिए आपके मुँह से एक तारीफ, एक शब्द नहीं आया। केरल के अंदर तो सरकार रिपीट इसलिए हो गई कि वहाँ का कोरोना मैनेजमेंट भी अच्छा शानदार रहा उनके हिसाब से। हम उनसे कम नहीं हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि जो केरल में हुआ वही राजस्थान में होगा, सरकार रिपीट हमारी होगी। कोरोना का मैनेजमेंट में हमारे लिए गेम चेंजर होगा, आप देखेंगे। कोई कम मेहनत नहीं की हम लोगों ने, किस प्रकार मैनेजमेंट किया, डॉक्टर जानते, नर्सेज जानती है, रास्ता के लोग जानते हैं, जो तकलीफ में आए थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हम लोगों ने, इतना दबाव रखा हमने केंद्र सरकार पे भी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी और गर्व होगा, आज इन सब स्थितियों के बावजूद भी आर्थिक जो स्थिति सुधरती जा रही है, उसके कारण आज हम देश के अंदर जीडीपी के अंदर नंबर 2 पे आ गए हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और नंबर 2 राजस्थान है देश के अंदर, मैं गर्व से कह सकता हूँ 11.04%। जबकि आपके शासन के अंदर 18-19 के अंदर आप लोग 2.37 पे आ गए थे, जीडीपी में 2.37 पे आ गए थे। उसके बाद में कोरोना भी आ गया, आर्थिक हालात भी बदल गए, उसके बावजूद हमें अभी 11.04% आर्थिक विकास दर हमारी रही है। इसको तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे इस बात को। हमने घोषणा पत्र के 80% वादे पूरे किए हैं, 20% प्रगतिरत है, 94% बजट घोषणाओं की स्वीकृति जारी कर दी हम लोगों ने। और अगर हम देखें अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी तो आप पाएंगे कि जो भी चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, आपके वक्त में तो जब सरकार आपकी थी 8 बाई इलेक्शन में 6 चुनाव हारे थे, याद है आपको। और अभी हमारे वक्त में 9 चुनाव में 7 चुनाव जीते हैं। बीजेपी की एक जगह जमान जब्त हो गई है, एक जगह 3rd नंबर पे रहे हो, ये मत भूलो आप लोग। जनता माई बाप होती है, कुछ सोच के हमें जिताया होगा और कुछ सोच के आपकी जमान जब्त कर रही होगी, ये आप दिमाग में रखें। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो केंद्रीय बजट कल आया था, उसमें सब जगह उन्होंने कम कर दिए हैं, एलोकेशन कम कर दी। कृषि बजट में 5%, फसल बीमा में 12%, किसान सम्मान निधि में 13%, मनरेगा में 33%, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट 31% कम किया, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस तक का 30% कम कर दिया, केमिकल फर्टिलाइज़र जो फर्टिलाइज़र होता है उस पर 21% कम कर दिया, और ग्रामीण विकास में 12% कम कर दिया। आप सोच सकते हो, ये आपके नए मॉडल की बात है नर्सिंग कॉलेज की, जो कल बजट में घोषणा की गई। मुझे खुशी है जो काम हम कर रहे हैं, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खुलेगी मेडिकल के साथ में, वो काम कल भारत सरकार ने किया है। मुझे खुशी है। कोरोना के अंदर भी जो एसओपी हमने जारी करी थी राजस्थान के अंदर, हमारे गृह मंत्रालय ने, उसी एसओपी के 90% कैसे लेकर के भारत सरकार एसओपी जारी करती थी, वो वक्त था हमारा, हम भूल नहीं सकते हैं। और मैं गर्व है कि हम लोगों ने इस प्रकार तैयारी करी, जिस कारण केंद्र सरकार को फॉलो करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज की बात करते हो, बड़े गर्व कर रहे हो आप लोग। क्या ये एनडीए गवर्नमेंट ने फैसला किया था ये हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का? यूपीए गवर्नमेंट का फैसला था। सात जगह फैसला हो गया। आपके स्वास्थ्य मंत्री बन गए माननीय विधायक चूरू के, ये ले गई चूरू के अंदर चुरा करके, चूरू ले गए चुरा करके उस 7 में से, बता दीजिए, लेके चूरू। अल्टीमेटली वापस आकर हमारे आई और हमें मिलना ही था क्योंकि हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। भारत सरकार जो मांगी हमसे डेटा दिए उनको, और पूरे जिले के अंदर करीब करीब हम लोग, पर उसमें भी आप ऐसी बातें बोल रहे केंद्र सरकार पहले भेज रही हो। अरे आप कुछ तो ये कहते कि केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इस प्रकार राज्य को मदद करे, चाहे पानी की योजना हो, हमारे वक्त में 90-10 था, अब जल जीवन मिशन आया है, 50-50% है, 50% उनका 50% हमारा। अब बताइए कोई राज्य सरकार है इसको अफोर्ड कर सकती है? मेडिकल कॉलेज के अंदर 60-40% है, राज्यों के सब उसके अंदर है। ये नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार से आप तारीफ करते हैं अपने
प्रधानमंत्री जी की और आपके केंद्र सरकार की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से नवाचार हमने किया, मैंने बताया आपको। अध्यक्ष महोदय, कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। मेरे को आपको मालूम निमोनिया हो गया था अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जितना बोल सके उतना ठीक है, अन्यथा पड़ा हुआ माना। बहुत शुक्रिया आपका। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कुछ, क्योंकि अध्यक्ष हमारे सब नेता बैठे हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ कुछ बातें बताऊँ आपको। मैं धन्यवाद करता हूँ अटल साहब का कि कल जब मेरी बात हुई आपसे पेपर लीक के बारे में, तो आपने चिंता प्रकट की थी मेरे निमोनिया होने के कारण से। उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के 4 साल और हमारे 4 साल, सुनना आप ध्यान रखें, क्योंकि आप ज़्यादा ही उसूल को ज़्यादा आप ही करते हो। स्कूल शिक्षा, कोई नई प्राइमरी स्कूल नहीं खोली, हमने खोली है। 4 साल का आंकड़ा है। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपको मैं विशेष करना चाहूँगा कि आप जरा इसको गौर से सुनना। कोई नई प्राइमरी स्कूल नहीं खोली, हमने 267 नई प्राइमरी स्कूल खोली। 178 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट किया आपने। हमने 1453 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी में किया। आपने 307 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी में किया। हमने 1127 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी में किया प्रमोट। कॉलेज, आपने 81 कॉलेज खोली, हमने 210 कॉलेज खोली है, उसमें 94 महिलाओं की है। आपने 1 कृषि कॉलेज खोला, हमने 42 कृषि कॉलेज खोले हैं। आपने आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स की बात की, आपने 0 आपने किया। हमने 1000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले हैं। आपने 0 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल खोले, हमने 77 जगह ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल खोले हैं। आपने ग्रामीण विकास के अंदर 21,586 करोड़ खर्च किए, हमने 56,257 करोड़ खर्च किए। आपने 76,816 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, हमने 1,85,657 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। मनरेगा में आपने 16,792 करोड़ खर्च किए, हमने 36,601 करोड़ खर्च किए। बुजुर्ग पेंशन आपने 5,345 दी, हमने 20,722 दी है। एकल नारी पेंशन आपने 856 दी, हमने 8,160 एकल नारी को दी है। कहाँ 856 और कहाँ 8,160। दिव्यांग पेंशन 425 करोड़ दिए आपने, हमने दिए 2,170 करोड़ दिए हैं दिव्यांगों को। पालनहार योजना में आपने 529 करोड़ दिए, हमने 2,130 करोड़ दिए हैं। रीको के अंदर 10 औद्योगिक क्षेत्र आपने बनाए, हमने 62 बनाए हैं। अशोक लाहौटी साहब ने खाली का घोषणा क्या हुआ? घोषणा का ये हुआ कि 10 बने, अभी 62 बने, बाकी बनने लगातार प्रगति पर है। 1,894 भूखंड आपने आवंटित किए, हमने 5,100 भूखंड आवंटित किए। कोई कंपेरिजन है? 4 साल की परफॉर्मेंस आपकी और हमारी कंपेरिजन है क्या? मेडिकल एजुकेशन, 1 मेडिकल कॉलेज खोली आपने, हमने 6 खोली है। 2 नर्सिंग कॉलेज खोली, हमने 25 खोली है और भाई खुलती जा रही है। MBBS की 150 सीटें, PG की 50 सीटें आपने बढ़ाई, हमने MBBS की 1,380 सीटें बढ़ाई हैं और PG की 558 सीटें बढ़ाई। कहाँ 50, कहाँ 588 सीटें बढ़ाई, कहाँ 50, कहाँ 558 सीटें बढ़ाई है। कितना बड़ा जंप है ये, क्रांतिकारी काम है ये। सड़क 19,472 करोड़ रुपये खर्च किया आपने, हमने 25,285 करोड़ खर्च किए। 50,888 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ आपके वक्त में, हमने 54,922 तो निर्माण पूरा कर दिया है और 46,000 के लगभग पूरा मिला के 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनेगी हमारे वक्त में। मेडिकल हेल्थ 7 सब सेंटर बनाए आपने, हमने 500 सब सेंटर बनाए हैं। कोई है कंपैरिजन? सब सेंटर से PSC 7,
सब सेंटर टू पीएससी 363, कोई मुकाबला है? पीएससी टू सीएससी 23, पीएससी टू सीएससी 206, उप जिला अस्पताल 0, हमारे वक्त में उप जिला अस्पताल 41, 0 जिला अस्पताल, हमारे वक्त 21 जिला अस्पताल, 1 सदर अस्पताल, हमारे वक्त में 8 सदर अस्पताल। आपके वक्त में 565 हॉस्पिटल बेड्स बनाए, हमने 6705 हॉस्पिटल बेड बनाए हैं कनेक्शन बिजली के। आपने दिए 1077,226, हमने दिए 3,70,449। क्या मुकाबला करोगे परफॉर्मेंस का? कोई मुकाबला करने की मतलब स्थिति है क्या आपकी? 19-20 तो मुकाबला होता है। बताइए क्या बिना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो 1 घंटा बोल करके? जवाब भी दूंगा मैं आपको। जो आप बोले हो ना, उनको मैं बहुत सुन रहा था, क्योंकि आपकी एक ही खासियत है, आपकी खासियत है, आप भावना में भावुक होकर बोलते हो। असेंबली के अंदर तो फिर भी आप कंट्रोल में रहते हो, असेंबली बात तो आपको कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। जिस प्रकार आप बोलते हो, टीवी के सामने आते ही दर्जा उड़ाते हो हम लोग सबकी, हम जानते हैं। ये तो आरएसएस के कैडर की खासियत है। खेत की तारबंदी, आगे सुनिए अभी आप। 2,01,000 मीटर आपने बनाई, हमने 26,54,000 मीटर। फसल बीमा, इसमें पूरा दर्पण आपके सामने आ जाएगा इस लिस्ट से, कि ज़्यादा मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फसल बीमा 5,822 करोड़ 4 साल के अंदर। हमारे वक्त में ज्ञान पाल जी ने इस बारे में बात कर दी। हमारे वक्त में 18,177 करोड़। बताइए तो मुकाबला है क्या? बोले जा रहे हो। कृषि बिजली अनुदान आपने दिया 31,940 करोड़, हमने दिया 60,754 करोड़ दिया किसानों को बिजली का। आईएनपी इम्पोर्टेंट कैनाल है हमारी, आपके वक्त में लगभग 0 रीलाइनिंग हुई थी, हमने 108 किलोमीटर रीलाइनिंग पंजाब में और राजस्थान में करी है। सरहिंद फीडर 0 लाइनिंग, हमने 84 किलोमीटर की लाइनिंग करी है। नए एडीएम ऑफिस कोई नहीं खोला आपने, हमने 7 खोले हैं। एसडीओ ऑफिस कोई नहीं खोला आपने, हमने 27 खोले हैं। नए तहसील आपने 17 खोले, हमने 61 खोले हैं। उप तहसील 4 खोले, हमने 74 खोले हैं। नए राजस्व ग्राम 435 बनाए, हमने 931 बनाए हैं। अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक का मामला बहुत गंभीर है। मैं फिर कहना चाहूँगा, अपील करूँगा, जिस प्रकार से ये ऐसी गैंग बन चुके हैं पूरे देश के अंदर, आर्मी के अंदर, डीआरडीओ के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 2 महीने पहले हो गया, और कल गुजरात में हो गया परसों। क्या वहाँ पे बच्चे आए सड़कों पे, कोई सोच नहीं सकता। ये चिंता की वजह होना चाहिए। इस पर सुझाव देने वाली बात करें, किस प्रकार से इनसे निपटें। मैंने पहले भी कहा, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। जो भी सुझाव देंगे उनको हम लोग चाहेंगे कि हम सब मिलकर के इसके ऊपर कोई ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे कि ये भविष्य में पैदा स्थिति नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, ये मैं वापस बताना चाहूँगा, क्योंकि हेल्थ सेंटर हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी का है। आपने कह दिया कि आपने दवाइयों की तारीफ तो करी, तो बाकी आपने जो आलोचना करी है मैं उसको अस्वीकार करता हूँ आपकी आलोचनाओं को, कि पूरे कंट्री में अभी जो है ओपीएस के बाद में चिरंजीवी योजना की चर्चा है। आप कृपा करके, आपके 25 लोकसभा मेंबर हैं, जाके कभी मिलिएगा 2 बातों के लिए। ये तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय 2 समय आ रहे हैं, मैंने सुना है,
इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। या तो अपन सब चलें दिल्ली पीएमओ के अंदर, पीएम हाउस के अंदर, प्रधानमंत्री निवास पे जाके मिलें, कुछ चाय वे पिलाएंगे तो चाय पिलेंगे, साथ में अपनी उनको वादा याद दिलाएंगे ERCP का। और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और इतनी तो उनकी याददाश्त है कि वो अपने वादे को इमीडिएटली कैच कर लेंगे कि हाँ वास्तव मैंने बोला था। उनको अगर आप कहोगे तो साथ में रिकॉर्डिंग ले आएंगे, उनको याद दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाहूँगा इसको आप सीरियस लें, क्योंकि ये जो है प्रदेश के फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आपने बहुत आपकी शुरुआत मैंने पढ़ी, देखा मैंने भी टीवी के अंदर बोल रहे थे आप 2050 तक का प्लान बता दिया। जब तक हम दुनिया में रहेंगे नहीं, भगवान करे आप दुनिया में रहो 2050 तक भी। ये आप कैसे इंटरप्रिटेशन करते हो, कैसे करते समझ के परे हैं। जोधपुर में 3rd फेज चल रहा अभी इंदिरा गांधी कैनाल का, अध्यक्ष महोदय। 3rd फेज आएगा तो ऊपर पूरा होगा 5 साल बाद, जब भी होगा तो कल्पना भी 2050 तक मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तक का इंतजाम हो जाएगा। उसी ढंग से एक ERCP पूरी होगी तो 2050 तक आराम हो जाएगा 13 जिले के अंदर। ये इसका मतलब ये होता है। आप उसको धज्जियाँ उड़ा रहे हो, उसकी भी इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, गुमराह कर रहे हो, ताली बजवा रहे हो। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप ताली बजवा रहे हो। तो ऐसी ताली मत बजवाओ भाई, आप हमें तो कटाक्ष करते हो, ताली बजवा दी ताली। अरे महोदय, मैं कहना चाहूँगा आपको, हम सबको गर्व होना चाहिए बात को, जो हेल्थ सबके घरों में तकलीफ आती है। ये ऐसा मुद्दा है अध्यक्ष महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य। आप भी एग्री करेंगे माननीय नेता प्रतिपक्ष, शिक्षा स्वास्थ्य बड़े बड़े मुद्दे हैं देश हर व्यक्ति के लिए। शिक्षा में हमने बहुत गरीब का काम किया है, टीचर्स नहीं है, कमी रही है, हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर में क्या स्थिति बनती है हम जानते हैं, हम भी दुखी, बहुत दुखी हैं। पर दुख को खाली शिफ्ट मत करो, या अपने बारे में मत लो, हम सबको बांटो उसको, दुख को। हम आपके साथ में हैं। आज स्कूल में टीचर नहीं होते हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं होते हैं। कौन सरकार नहीं चाहेगी, हर सरकार के में स्थिति बनी हुई है। कुछ कॉमन बातें हैं जो मिलके बात कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। फिर जो अच्छे काम हो रहे हैं, घर होना चाहिए पूरे प्रदेशवासियों को। आज प्रदेश का एक MLA साहब ने मुझे कहा, एक्स MLA साहब ने, जब मैंने पहली बार दवाएं फ्री के अध्यक्ष महोदय तो 13 के अंदर 12 के अंदर, तो कहता अब लड़कियां बच जाएगी। तो मैं समझा नहीं उनकी बात को। उसने कहा साहब कि, मैं कहा क्या मतलब? कहता साहब गाँव में जब बच्चा बीमार पड़ता लड़का तो बाप ऊँचा के ले आता है अस्पताल, लड़की बीमार पड़ती है उसको ले आते नहीं, भाई ठीक हो जाएगी, चाहे मरो तो मरो। अब जो आप दवाई फ्री की तो अब जाके लोग जाएंगे अस्पताल में। आप ये मर्म समझ लीजिएगा। आप वो मर्म सामने रख के मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आज जो कुछ हमने किया है ये इतिहास बन चुका है, देश के अंदर इतिहास बन चुका है। हम मोदी जी को कहते हैं आगे आइए, आगे आइए 2 कामों के लिए। एक तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ भारत सरकार के अंदर, केंद्र में, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी को बना था। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, महात्मा गांधी नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। उसी प्रकार से कानून बने देश के अंदर, पूरे मुल्क में एक समान, बुजुर्गों को, बूढ़े मजदूरों को, दिव्यांगों को, एकल नारी को, इन सब के लिए पेंशन का एक्ट बने पार्लियामेंट के अंदर। सरकार कोई आओ जाओ, जैसा भी उनको मानना पड़ रहा है नरेगा को भी, RTE को मानना पड़ रहा है भारत सरकार को, फूड सिक्योरिटी एक्ट को मानना पड़ रहा है। सरकार ये बदल गई हमारी, यूपी से आगे NDA आ गई। ऐसा कानून बनाओ मोदी जी जो कि पूरे कंट्री में दुनिया के विकसित राष्ट्रों की तरह। वक्त आ गया, आप भी विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो, वो तब बनेंगे ना, तब कम से कम वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जिंदा रहने की, मिनिमम रिक्वायरमेंट जिंदा रहने की, वो तो कम से कम मिले उसको, मजदूर को भी। बुढ़ापे के अंदर वो अपना काम नहीं कर सकता तो घर बैठे उनको वीकली पैसा मिले। इस प्रकार से क्यों नहीं हम लोग कानून बनाए, ये मैं उनसे अपील करता हूँ।
और मैं कहना चाहूँगा हमने हेल्थ सेक्टर में 7% बजट रखा है। 10,000 करोड़ का डबल कर दिया, 20,000 कर दिया। यूनिवर्सल हेल्थ केयर हमारा सपना है। राइट टू हेल्थ बिल लेके आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अध्यक्ष महोदय आपके हस्तक्षेप से जल्दी पास होगा। आज हमने 31 लाख लाभार्थी चिरंजीवी के अंदर, खाली आईपीडी कह रहा हूँ आपको, ओपीडी में तो करोड़ों से ऊपर हो गए हैं। आईपीडी के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलाकर 31 लाख लाभार्थी हो चुके हैं। इंश्योरेंस कवरेज में आपको नेता प्रतिनिधि महोदय आपका ध्यान विशेष आकर्षित करना चाहूँगा। ये मैंने कहा कि आप बिना जानकारी के बोलते रहते हैं। क्यों मैंने कहा इंश्योरेंस कवरेज 15-16 में आपके 19% थी भामाशाह की, 19%। आज 90% मैंने कहा आपको। यूपी में 16% आज भी, यूपी में सुनिएगा आप। महाराष्ट्र 22% है, पंजाब में 25% है, हरियाणा के अंदर 26% है, मध्य प्रदेश में 38% है, गुजरात में 44% है। हमारे 90% हमने कर दिए। क्या करें? रोजाना 1.25 लाख जांचें हो रही है फ्री। 1.25 लाख से 1.5 लाख हो गई जांचें निःशुल्क रोजाना। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय आपके आगे खुशी होगी कि ये जो MMR, IMR, आप तो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, आप समझ सकते हैं इसका महत्व क्या है। और पीकू निकू के क्या महत्व आप समझ सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। कोटा में हमारी बदनामी हुई थी, वो भी आपको मालूम है। आज निकू पीकू सब बढ़ गए हैं संख्या, वो स्थिति नहीं रहेगी अब राजस्थान के अंदर। कोरोना ने और ज़्यादा बढ़वा दिया उन सबको। पर मैं कहना चाहूँगा आपको इम्पोर्टेंट बात है, MMR जो 98 के अंदर 501 था, मदर मॉर्टिलिटी रेट, मरने वाली माताओं का 501 से अब 113 पे आ गए हम लोग। हमें गर्व होना चाहिए। उसमें आपकी सरकार भी थी, हमारी सरकारें भी थी, क्योंकि 98 से मैं बात कर रहा हूँ। और पिछले 2 वर्ष में हमें गर्व है, हमने 28% कम किया। और इन 2 वर्षों के अंदर IMR इन्फेक्ट मॉर्टिलिटी रेट वो 81 के अंदर 98 के अंदर 81 थी, आज वो 32 पे आ गई। इस बात का मैं गर्व होना चाहिए। और निकू पिकू की संख्या हमने 4 गुना बढ़ा दी है। और खुशी की बात यह है कि प्रसव जो है, आज राजस्थान में प्रसव 95% प्रसव संस्था के होने लगे हैं, अस्पताल होने लगे हैं। उसी से आपके IMR MMR में फर्क पड़ा है, आप समझ सकते हैं। राष्ट्र औसत से 7% ज़्यादा भी है। राजस्थान का प्रसव संस्थागत देश के स्तर से 7% ज़्यादा हमारा है। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात होनी चाहिए। टीकाकरण हमारा पहले 15-16 आपके वक्त में 58 था, 58.8%, अब 81% है। अस्पताल बेड बने 60% बढ़े हैं। ऑक्सीजन ICU बेड की संख्या 3 गुना अधिक हुई है। तो कहना मतलब अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने ड्रॉप आउट कम हुई है लड़कियों का, और यूनिवर्सिटी खुली, आपने बनारस भी करी। तो मैं कहना चाहूँगा ये कोई कम बात नहीं है। पहले अलाउ नहीं था प्राइवेट सेक्टर। हमारे वक्त में 98 में अध्यक्ष महोदय आप भी मंत्री थे उस वक्त, तब हमने शुरू किया प्राइवेट सेक्टर को। आज यूनिवर्सिटी जो है पहले 6 थी हमारे वक्त में, जब हम सरकार में आए थे। आज 6 के बाद में 22 सरकारी यूनिवर्सिटी बन गई। उस पर 18 हमारे वक्त में बनी, और कुल 89 यूनिवर्सिटी बन चुकी है राजस्थान के अंदर। उस पर 57 कांग्रेस के वक्त में बनी है। नर्सिंग कॉलेज 25, ये तो मैं बोल चुका हूँ। एग्रीकल्चर कॉलेज, नेशनल अचीवमेंट सर्वे अध्यक्ष महोदय 21 का है, भारत सरकार का है। राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर औसत स्कोर के आधार पर प्रथम 4 राज्यों में रहा है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जिला PJD के सत्र 20-21 में प्रथम 3 जिले सीकर, झुंझुनू और जयपुर ने उत्कृष्ट श्रेणी में काम किया है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। इंस्पायर्ड अवार्ड में लगातार 20-21, 21-22, 23 में देश में प्रथम स्थान पर रहा है राजस्थान।
राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगभग 50 लाख विद्यार्थियों को 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का आंकलन किया, जो रिकॉर्ड है। और तो जमहूरी स्काउट का मैं इसको बहुत महत्व देता हूँ। हालांकि मुझे शिकायत है आपकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से कि हमने उस वक्त में भी जमहूरी 56 साल बाद आ रही थी, राजस्थान के आ रही थी, 10 करोड़ सेंक्शन की हुई थी, हमारी गवर्नमेंट चली गई। मुझे दुख है इस बात का, उन्होंने उस जमहूरी को कैंसिल कर दिया। सोशल वर्क का मामला था। अभी हमने वापस 40 करोड़ रुपये खर्च करके उसको करवाया है। राष्ट्रपति महोदय आइए वहाँ पर, राष्ट्रपति आते हैं वहाँ पर, प्रधानमंत्री आते हैं। हमने रिक्वेस्ट की मोदी जी से भी, प्रधानमंत्री महोदय से वहाँ नहीं पाए, पर आपके केंद्रीय मंत्री आए मिस्टर ठाकुर। कोई राजनीति नहीं की हम लोगों ने उसके अंदर, पर एक ऐसे अच्छे काम को भी वसुंधरा जी ने पता नहीं किसे सलाह दी। वो तो राजेंद्र राठौड़ साहब बहुत नज़दीक थे उनकी सलाह हुई होगी। तो आप तो क्या जो भी है पता नहीं, तो आपके अंदरूनी मामला है। अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में जो ध्यान आकर्षित किया गया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रिन्यूएबल में हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा क्षमता में भी राजस्थान देश में प्रथम है और RRECL को 22 में राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार मिला है। GSS के निर्माण बिजली के समय में पूरा करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि जो यूक्रेन के युद्ध के बाद में जो GSS बनने थे या पावर प्लांट बनने थे, उसमें जरूर हमें तकलीफ आ रही है, थोड़ा डिले हो रहा है। इस बात का हमें दुख है। 1 लाख करोड़ रुपए के सोलर क्षेत्र में निवेश MOU हुए हैं। बड़ला के अंदर जो है, जोधपुर के बड़ला में, वो देश का सबसे प्रथम सोलर पार्क बना है। सड़कों में मैं बता दिया आपको, बहुत आगे हैं हम लोग। उद्योगों में हमारा MSME एक्ट बना, तब से ही 16,000 से अधिक इकाइयों को फ़ायदा मिला है। बाकी पचपदरा रिफाइनरी हो, चाहे असुल लाहौटी ने कहा कि उद्योग बंद हो गए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिनको मैंने बता दिया आंकड़े आपको, खुले बढ़ते जा रहे हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र। कृषि आधारित उद्योगों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट में 2 करोड़ तक की सब्सिडी है। कृषि बजट हमने अलग पेश किया अध्यक्ष महोदय, अगली बार भी हम अलग बजट पेश करने जा रहे हैं कृषि का। कृषकों को मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से 1000 रुपये हमने दिए उनको, और उसका 9 लाख करीब बिजली बिल कम हो गया। आम उपभोक्ताओं के लिए हमने 50 यूनिट फ्री की अध्यक्ष महोदय। उसके कारण से, और 150 और 300 का हमने स्लैब कम किया, उसके कारण से हर किसान को, हर उपभोक्ता को 9,000 करोड़ का फ़ायदा मिला। और 50 यूनिट ख़त्म करने से 39 लाख लोगों को जीरो बिल आने लगे राजस्थान के अंदर। ये बात करना चाहूँगा। उड़ान योजना का एक सपना है कि बहुत अच्छी ढंग से चले और इसका लाभ मिले। आप हेल्थ मिनिस्टर थे अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता उपनेता, जब आपने स्कूलों में शुरू किया था इसको, हमने राजस्थान भर में लागू किया पूरे प्रदेशवासियों के लिए, कोई भेदभाव नहीं उसके अंदर। मैं चाहूँगा पक्ष विपक्ष इसमें सहयोग करे, गरीब परिवार तक बात पहुँचे, उसका लाभ पहुँचे। अमीर लोग अगर नैपकिन काम ले सकते हैं तो गरीब लोग क्यों नहीं ले सकते हैं। बांझ बन जाती है औरतें, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है, कैंसर हो जाते हैं। ऐसे कामों में समझता हूँ कि पक्ष विपक्ष सबको आगे आके इस पर रुचि देनी चाहिए, मेरा मानना है। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की बात की गई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिस प्रकार से NCRB की बुक्स है उसको विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी है, पर फिर भी परसेप्शन जो आपने बनाया है उसका मैं आपको लाभ नहीं लेने दूंगा नेता प्रतिपक्ष महोदय। परसेप्शन बनाना अलग बात है, सच्चाई दूसरी होती है। मैंने क्रांतिकारी काम किए है, सरकार बनते ही मैंने वो काम के हिंदुस्तान में कहीं नहीं है।
कोई कम बात नहीं है कि आप एफआईआर को कंपल्सरी कर दो। अरे आप तो कर दो, भगवान जानता, आपको भगवान जानेगा। आपने हमारे ऊपर कह दिया, मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाना, आपके अंतरात्मा जाने। परंतु मैं कह सकता हूँ एफआईआर कंपनी नहीं थी तो लोग भगा देते थानों से, गरीबों को, अच्छे से लोगों को एफआईआर दर्ज नहीं करते थे। रेप हो गया कि परिवार के अंदर जिंदगी में तड़पता, एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाई मेरी, ना होगी। वो जब तक मरता नहीं आदमी तो परिवार रोता बेचारा कि मेरी बेटी के साथ रेप हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। आज कम से कम हिम्मत होने लगी उसकी, हालांकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो आज की तरह आपने ध्यान आकर्षित किया, कुछ फर्जी होने लग गए, मैं मानता हूँ इस बात को। ये भी आपने ठीक कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई में हम करवाएंगे। परंतु इतना बड़ा फैसला हुआ है, उसे क्या लाभ मिले वो बता के अपनी बात बताऊँगा आपको मैं, किस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है, कंपल्सरी करने के बावजूद भी, मैं सदन के माननीय सदस्य को ध्यान आकर्षित करूँगा, उसके बावजूद भी पंजीकरण नीति के बावजूद भी 19 की तुलना में 21 में करीब 5% अपराध कम दर्ज हुए, जबकि एमपी, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। तब भी इसका मतलब क्या हुआ, कंपल्सरी करी तब भी कम हो गए। गुजरात में 69% बढ़े हैं, हरियाणा के अंदर 24%, मध्य प्रदेश में 20% बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, हत्या, महिलाओं के विरुद्ध अपराध व अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे हैं। सबसे अधिक कस्टोडियल डेथ गुजरात में हुई है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉक्सको एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। SC ST जुड़े अपराधों में यूपी व MP देश में सबसे आगे हैं। अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष का और तमाम साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अनिवार्य पंजीकरण नीति के परिणाम है कि 17-18 में 33% FIR कोर्ट के माध्यम से CRPC 156(3) के तहत इस तरह से धारा दर्ज होती थी आपके वक्त में। अब कंपल्सरी करने के बाद में विश्वास हो गया लोगों को कि हमारी सुनवाई होगी। अब ये संख्या सिर्फ 13% रह गई है। इसको तो मानेंगे, अचीवमेंट मानेंगे। इनमें से अधिकांश सीटें सीधे कोर्ट में जाने वाली मुकदमों की शिकायत ही होती थी। यह हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा है कि 17-18 में बलात्कार के मामले में अनुसंधान 214 दिन लगते थे, अब सिर्फ 68 दिन लगते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि बताइए आप। कहाँ 274 दिन, लगभग एक साल, कहाँ 68 डेज में हो जाती है। पॉस्को के अंदर अनुसंधान का औसत 18 में आपके वक्त में 232 दिन था, अब वो 66 दिन रह गए। क्या कहेंगे इसको आप, क्या कहेंगे? पंद्रह में आपके वक्त में SC एक्ट के करीब 51% मामले अदालत के माध्यम से CRPC 156(3) से दर्ज होते थे, अब मैं 10% रह गए हैं। ये FIR की अनिवार्य पंजीकरण नीति की सफलता है। ये भी साफ बात है, ये चिंता का विषय है कि कुछ लोगों ने हमारी सरकार की FIR की अनिवार्य पंजीकरण की नीति का दुरुपयोग किया है। झूठी FIR दर्ज करवाई। इसी के नतीजे के प्रदेश में 19 में महिला अपराधों की 45%, 20 में 44% और 21 में 45% FIR झूठी साबित हुई है, जो आपका शंका मिटा रहा हूँ मैं। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, और इस सब बातों के साथ में इन 4 सालों में बारह अपराधियों को फांसी की सजा, 450 से अधिक को आजीवन कारावास और 750 से अधिक को अन्य सजाएं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहूँगा लास्ट में कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। OPS का तो मैं आपको क्या कहूँ, प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूँ कि जो अभी अडानी साहब का जो शेयर डाउन हो रहा है देश के अंदर, पूरे देश में दुनिया में तहलका मर गया है। जो हमने आर्गूमेंट दिया था हाउस के अंदर, हम NPS के माध्यम से कर्मचारी बंधुओं को, जो हमारे अपने भाई है, उनको मर्सी में नहीं छोड़ सकते शेयर मार्केट की, मैंने कहा था। वही बात लागू हो गई आज।
पूरा देश हिल गया है, दुनिया के मुल्कों में चर्चा है, धड़ाम से सबसे नीचे आ गए हैं। LIC के, SBI के भी आ गए, जिन्होंने लोन दिया है सबके धड़ाम हो गए हैं। कोई बात मैंने कही थी आपको पिछले वक्त में, अगर हम NPS के माध्यम से पूरा पैसा जमा हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर और धड़ाम हो जाएगा तो क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? इसका जवाब दे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले देश को। NPS लागू क्यों रखना चाहते हैं वो? मैंने उनसे बात भी करी है। मैं छोड़ने वाला ना किसी को नहीं हूँ, मेरा बस चलता मैं पहुँच जाता हूँ, बात करता हूँ। मुझे अगर आप सब ने मिलके यहाँ बैठाया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं खुल के बात करूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ। मैंने बात की, उनसे भी बात करी। मैं फिर कहना चाहूँगा पूरे सदन को ही जुड़ो के बात करनी चाहिए। OP लागू करना पड़ेगा, आज तो कल करना पड़ेगा, मेरा मानना है। पूरा पैसा जो जमा है हमारा सबका, भारत सरकार दे नहीं रही वहाँ पर हम लोगों को जो हमारा जमा पैसा है, OP लागू करने के बाद नहीं दे रही है। और हम कहना चाहेंगे नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पर लेके रहेंगे हम लोग पैसा। अब अगर हिमाचल प्रदेश में चुनाव में करारी मात हुई है तब तो मैं समझ सबक ले लेगा आपका हाईकमान। अभी नहीं लेगा क्या? हिमाचल में दिखा दिया लोगों ने क्या क्या किया उन्होंने। आज क्या वो हमारा कर्मचारी है, आप उसको क्या इसके लायक नहीं रखेंगे कि कम से कम शिकवा रह सके? माननीय सदस्य चुरू ने कहा कि आपने ही उस पर साइन किए थे, साइन नहीं किए थे। नवंबर में वाजपेयी गवर्नमेंट वक्त में डिक्लेयर हुआ था, हमारे वित्त मंत्री जी ने रेफरेंस किया हुआ बजट के अंदर। अब आपकी गवर्नमेंट आ गई, आपकी गवर्नमेंट वक्त में लागू हुआ, हमारी गवर्नमेंट वापस आ गई तो जो नए नियम बने थे उनको मानना ही था, वो माने जिसके जिक्र आप कर रहे हो। पर समय बदलता है। आज ह्यूमन राइट कमीशन, CNAG और जुडिशल कमीशन कह रहे कोई मतलब नहीं, इसके मायने नहीं है। वो खुद आलोचना कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं। और हाई कोर्ट अभी दिल्ली ने परसों क्या 15-20 दिन पहले फैसला दिया अध्यक्ष महोदय, आर्मी में तो आप दे रहे हो OPS, BSF को दे रहे हो आप NPS, पैरामिलिट्री को दे रहे हो NPS। ये कहाँ की समझदारी आपकी है? उन्होंने फैसला दे दिया पैरामिलिट्री को भी आप OPS दो। सारे फैसले सारे कानून के खिलाफ आ रहे हैं, फिर भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे खिलाफ बुलवा रहे हैं। हम चाहेंगे भारत सरकार को आगे आकर के पुनर्विचार करना चाहिए और पूरे देश में OPS लागू होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अंत में कहना चाहूँगा, ये मौका मत चूको। दोसा बहुत नज़दीक है, 1 घंटे का रास्ता ही है। अगर आप दिल्ली नहीं तो यहाँ टाइम ले लीजिए, हम सब चलेंगे पर विपक्ष, वहाँ टेंट लगवा देंगे साइड में, या वो तो कोई लगा देगा। वहाँ मीटिंग करवा दीजिए हमारी प्रधानमंत्री जी से, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। 25 MP दिए राजस्थान की जनता ने आपको, ये मत भूलो, ये मौका आपके लिए है। अगर आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएंगे, जो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने वसुंधरा के वक्त में, आपने खुद ने देखभाल करके वो प्रबोल भेजा था वहाँ पर। ये 75-50 ये बातें करते हैं आपके मंत्री जी, वो पूरे राजस्थान गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उनसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। वो संजीवनी उनके पीछे पड़ी हुई है। गरीब मर रहा बेचारा, बाड़मेर में, जोधपुर में, जगह जगह वो मर रहा बेचारा। अधिकांश तो सब कौमों के लोग हैं, क्या उनको चिंता नहीं होनी चाहिए? आंखों में आंसू आ गए। मेरे CM अपना है अध्यक्ष महोदय, 70 साल, 75 साल, 80 साल के लोग, विश्वास नहीं होता है। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 1, 2, 3 लाख तो मामूली बात है। सबके डूब गए, सबके डूब गए। कैसे दिलवाओ आप उनको? उनके लोग जेल में बैठे हुए हैं, वो खुद अभियुक्त बन गए हैं, उनके परिवार के लोग अभियुक्त बन गए हैं, चिंता नहीं उनको। और यहाँ गुमराह कर रहे पब्लिक को लेकर के। इतना बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया प्रधानमंत्री जी ने ऐसे आदमी को। मैं कहना चाहूँगा, ये योजना अभी मौका हमारे लिए है, वहाँ चलें या जाएं और जाके समझाएं उनको कि 16 योजनाएं हैं परियोजनाएं देश के अंदर, एक में क्या फ़र्क पड़ता है आपके?
क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आपने अभी चुनाव आए यूपी के, तो आपने वहाँ की कैन बेहतर योजना को कर दिया, राष्ट्रीय परियोजना कर दी, घोषित कर दी। कृपा करके पक्ष विपक्ष हम सब मिल करके, हमारी परंपरा के अच्छी रही है अध्यक्ष महोदय, कुछ भी कह दें फिर भी राजस्थान में पक्ष विपक्ष के अपना एक अलग और रहा है, अलग शालीनता रही है, अलग ढंग से व्यवहार रहे हैं, व्यक्तिगत व्यवहार की कोई कमी नहीं है। उनकी निभाते हुए हम लोग राजस्थान के फ्यूचर को ध्यान रखते हुए, कहने को बहुत सारी बातों में जवाब दे सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कृपा करके कॉमन मुद्दों में हम लोग साथ मिलकर चलें। बाकी अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करूँगा आपसे, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से, कि जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उनको पास करें। धन्यवाद।